सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग के दौरान जब कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां सीजे बीआर गवई को एसजे तुषार मेहता के डिफेंस में देखा गया। जी हाँ, आपने सही सुना। पर ये डिफेंस आखिर किस बात पे हुआ था और क्या तीखे आर्ग्यूमेंट्स सीनियर एडवोकेट गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखे हैं? चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले सीनियर एडवोकेट गोपाल ने आर्टिकल 200 और गवर्नर के पावर्स पर जो सबमिशंस दिए, उन्होंने पूरे डिबेट को एक नए पर्सपेक्टिव से सामने रख दिया। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने शुरुआत ही इस बात से की कि अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल, मतलब असली पावर लोगों के पास है और उनकी कलेक्टिव विल को सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेस करता है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है और एग्जीक्यूटिव हमेशा उन्हीं के लिए आंसरेबल रहती है। यही है इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोड। अब इस पॉइंट पर उन्होंने सीधा यूनियन के आर्गुमेंट को चैलेंज किया। सेंटर का कहना था कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपने ओथ के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक है और इसी वजह से उनके पास कुछ डिस्क्रेशन पावर्स भी है। लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल ने इसका स्ट्रॉन्ग जवाब दिया कि if the president or the governor acts independently without the aid and advice of the council of ministers, they would not be defending the constitution but subverting it। ये लाइन उनकी आर्गुमेंट का एक बोल्ड एंगर पॉइंट था। उन्होंने क्लियर किया कि गवर्नेंस का असली प्रिंसिपल ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर टिटुलर हेड्स होते हैं, मतलब उनके पास नाम का हेडशिप है लेकिन डिसीजन हमेशा कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लेते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी अपने पहले के जजमेंट्स में बार बार कह चुकी है। जब उन्होंने आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में ये बात रखी तो उनका कहना था कि बिल पर गवर्नर का रोल एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, लेकिन इससे लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी डिस्टर्ब नहीं होती। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने स्ट्रांगली अपोज किया सेंटर का वो पॉइंट जिसमें यूनियन ये कह रही थी कि गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव वीटो पावर है। बेंच ने इस पर सवाल उठाया। जस्टिस नरसिम्हा ने आर्टिकल 163 सबसेक्शन 2 को रेफर किया जिसमें लिखा है कि गवर्नर खुद डिसाइड कर सकता है कि कोई मैटर उसके डिस्क्रेशन में आता है या नहीं और उसका डिसीजन फाइनल होगा। ये एक क्रिटिकल इंटरवेंशन था। इस पे सीनियर एडवोकेट गोपाल ने तुरंत जवाब दिया। उनका कहना था कि ये एक डेंजरस इंटरप्रिटेशन होगा। अगर ऐसा माना गया तो गवर्नर हर छोटी बड़ी चीज में डिस्क्रेशन क्लेम कर लेगा और इससे पूरे कैबिनेट सिस्टम की फाउंडेशन हिल जाएगी। सेंटर का एक और आर्गुमेंट था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करने का, तो वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पर ओवरसाइट रख सकते हैं। लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल ने इसको भी डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि ऐसा कहना आर्टिकल्स 74 एंड 163 के बिल्कुल अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का शमशेर जजमेंट क्लियर भी करता है कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने दिया कि प्रेसिडेंट एक रिकंसिडर्ड कैबिनेट डिसीजन को रिजेक्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 74 के प्रोविजो में क्लियर है कि अगर प्रेसिडेंट कैबिनेट से रिकंसिडरेशन मांगे भी तो उसके बाद जो एडवाइस मिले उसको मानना ही होगा, मतलब फाइनल अथॉरिटी कैबिनेट की है, प्रेसिडेंट की नहीं। इसी पॉइंट को समझाते हुए उन्होंने एक और चीज क्लैरिफाई की। द प्रेसिडेंट कैन नॉट ऑन हर ओन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर और डिसॉल्व द लोकसभा। ये लाइन एक डायरेक्ट रिबटल थी सेंटर के इस इंटरप्रिटेशन को कि प्रेसिडेंट के पास कुछ इनहेरेंट डिस्क्रेशनरी पावर्स है। और यहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने एक क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आर्गुमेंट्स को शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करके कोट किया जा रहा है। सीजे गवई ने बोला कि एसजी ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट हमेशा कैबिनेट के एड एंड एडवाइस से बंधा हुआ है, अनलाइक गवर्नर जिसमें कुछ अलग स्कोप है। लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने तुरंत जवाब दिया कि उनका कहना था कि उन्होंने एसजी की रिटन सबमिशंस केयरफुली पढ़ी है और उनके बेसिस पर ही अपना स्टैंड बनाया है, मतलब उनका असर्शन ये था कि उनकी रीडिंग मिसप्लेस्ड नहीं है। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने और भी वार्निंग्स दी। उनका कहना था कि अगर गवर्नर को ओवरवेलमिंग डिस्क्रेशन मिल गया तो गवर्नर एक ऑल परवेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएगा, एक ऐसा रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इन्विसाज ही नहीं किया गया। एक और जगह पर सेंटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 एंड 1935 का रेफरेंस दिया था और कहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के रोल्स उनसे डिराइव किए गए हैं। इसमें सीनियर एडवोकेट गोपाल ने स्ट्रॉन्ग कॉशन दिया कि दिस इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पावर्स कॉलोनियल एरा लॉज में थे उनको अब के फ्रेमवर्क में इंपोर्ट करना गलत होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक नया डेमोक्रेटिक विजन है और उसमें कॉलोनियल शैडोज को प्लेस नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने एक और नुआंस्ड पॉइंट उठाया। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो पर बात करते हुए उन्होंने दिखाया कि 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक लिमिटेड पावर है रिकंसिडरेशन मांगने की, लेकिन फाइनली डिसीजन कैबिनेट का ही होता है। यही लॉजिक गवर्नर के लिए भी अप्लाई होता है, मतलब एड एंड एडवाइस कोई सिंबॉलिक फ्रेज नहीं है बल्कि एक बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है।
बेंच ने इस पर और सवाल किए। जस्टिस नरसिम्हा ने आर्टिकल 163 सबसेक्शन 2 को दोबारा उठाया और पूछा कि अगर गवर्नर फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने में कि डिस्क्रिशन यूज करनी है या नहीं, तो क्या इसका मतलब गवर्नर एक क्वासी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है? तो सीनियर एडवोकेट गोपाल का जवाब क्लियर था, नो। उनका कहना था कि अगर गवर्नर को ये ऑटोनॉमी मिल गई तो नेशनल इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि फिर गवर्नर और कैबिनेट दोनों पैरेलल पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, जो एक डायरकी सिस्टम क्रिएट करेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। एक और सेंटर का पॉइंट था कि आर्टिकल 200 गवर्नर को एक लेजिस्लेटिव वीटो देता है। इस पे भी सीनियर एडवोकेट गोपाल ने स्ट्रांगली काउंटर किया। उन्होंने कहा कि द गवर्नर कैन नॉट indefinitely stall a bill. If the governor withholds assent, it effectively operates as a mechanism of return, and such return must be immediate, expedient, and urgent. A bill cannot be held up indefinitely for want of assent. ये आर्ग्यूमेंट लेजिस्लेचर के सुप्रीमेसी को रिफर्म करता है। मतलब गवर्नर एक बॉटलनेक नहीं बन सकता जो स्टेट के विल को इंडेफिनेटली ब्लॉक करे। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एक अंपायर या रेफरी नहीं बनाया, वो एक टिटुलर हेड है और उनका काम सिर्फ कैबिनेट की एडवाइस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो इससे ज्यादा रोल अज्यूम करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का पूरा फ्लो एक चीज को एस्टैब्लिश कर रहा था कि इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रियल पावर हमेशा लेजिस्लेचर के पास होती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों टिटुलर हेड्स हैं और उनके पास कोई इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, एक्सेप्ट इन फ्यू स्पेसिफिक केसेस जहां कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है। अब इस पूरे हियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टेक अवे ये था व्यूअर्स कि सीनियर एडवोकेट गोपाल ने सेंटर के हर एक आर्गुमेंट का लॉजिकल डिसमेंटलिंग किया, चाहे वो गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स की बात हो या उनके डिस्कशन के स्कोप की या फिर उनके ओथ के इंटरप्रिटेशन की। जजेस ने पॉइंटेड क्वेश्चंस किए, स्पेशली जस्टिस नरसिम्हा ने आर्टिकल 163 सबसेक्शन 2 को लेकर, लेकिन सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम ने कंसिस्टेंटली ये दिखाया कि अगर गवर्नर को डिस्क्रेशन का वाइड स्कोप दिया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को ही अंडरमाइन करेगा। और शायद इसीलिए उनका सबसे पावरफुल लाइन था कि अलाउिंग द गवर्नर डिस्क्रेशन इन ऑल फंक्शंस वुड रेंडर नेशनल इलेक्शंस अ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज इन एक्सपेंसिव फ्यूटिलिटी। मतलब अगर गवर्नर ही फाइनल अथॉरिटी बन गया तो लोगों का मैंडेट सिर्फ एक नंबर गेम बन जाएगा और जो डेमोक्रेटिक एसेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।